सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है फेडरलिज्म, चैप्टर नंबर 2 ऑफ पॉलिटिक्स। सिंपल चैप्टर होने वाला है, जल्दी से चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इसको क्विक लेंगे चैप्टर को, पर पूरा चैप्टर कंप्लीट करते हैं। आई गारंटी वन शॉट वीडियो आपको किसी भी बहुत बड़े और लॉन्ग वीडियो के मुकाबले ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगेगा और ज्यादा थोड़ा सा स्पीडी लगेगा, जो कि थोड़ा जरूरत भी है आज के समय पे सिटिंग कैपेसिटी कम होने के कारण। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो हमारा। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे जो पावर है वो गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में डिवाइडेड हो। एटलीस्ट 2 लेवल्स होने चाहिए, बिना 2 के तो कैसे डिविडेशन होगा ना, हमें पता ही है। अगर हमें कोई चीज डिवाइड करनी है तो मिनिमम 2 लोग तो चाहिए बांटने के लिए। तो यहाँ पे होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें पावर डिवाइड कर सकते हैं। तो आगे आ जाओ, इन कंसेप्ट्स को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं। देखो, सबसे पहले आता है हमारा टॉपिक व्हाट इज फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म हमें पता है भैया क्या है, हम समझ गए फेडरलिज्म को कि फेडरलिज्म का मतलब है पावर को शेयर करना। यानी जब पावर 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म में शेयर होती है, जैसे इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो यहाँ पे पावर किस किस में शेयर होती है, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। और उसके बाद थर्ड टायर भी है, लोकल गवर्नमेंट। तो 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो फेडरलिज्म क्या है, जैसे इसमें बेल्जियम का एग्जांपल दिया। बेल्जियम में हमने देखा कि उन्होंने फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया, 1993 तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। पावर शेयरिंग फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज कर लेना वापस अच्छे से। तो उन्होंने अपना जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया और उसके जरिए पावर को उन लोगों ने डिवाइड किया। जब पावर को डिवाइड किया था वो एक फेडरल कंट्री बन गए, क्योंकि उन्होंने स्टेट में और अलग अलग तरह की गवर्नमेंट बनाई, कम्युनिटी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन सब में पावर वहां पे उनकी डिवाइड हुई। तो गवर्नमेंट के बनने के 2 तरीके होते हैं कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, या तो वो यूनाइटेड फॉर्म से बन सकती है या वो फेडरल फॉर्म से बन सकती है। आओ अभी दोनों को समझते हैं आगे। फिर इसके बाद अगली चीज आती है फेडरलिज्म की डेफिनेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो फेडरलिज्म एक ऐसा फॉर्म है गवर्नमेंट का जहां पे जो पावर है एक किस में डिवाइड होगी, ध्यान रखना, सेंट्रल अथॉरिटी में। और किस में डिवाइड होगी पावर, उसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में, यानी उसके अलग अलग पार्ट्स में पावर डिवाइड हो जाएगी। फिर इसके बाद अगली चीज आती है जो फेडरेशन है, उसके 2 टाइप होते हैं, ठीक है, यानी 2 लेवल होते हैं कम से कम। जो फेडरलिज्म है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स का मतलब, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है बच्चा तो ध्यान रखना बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स का मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद उसकी स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है, लोकल लेवल गवर्नमेंट आ जाती है, तो ये उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहलाते हैं। अगली चीज आती है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट तो होता है पूरी कंट्री के लिए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है स्टेट्स वगैरह के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, है ना, ये जो लाइन लिखी है, पावर ऑफ इंडिपेंडेंट, देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। मतलब ये जो फेडरलिज्म होता है इसमें जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, अलग अलग लेवल है, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट नहीं होते हैं। क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज होते हैं, वन वर्ड में आता है, ये लोग एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट कभी नहीं होते। ध्यान रखना ये बात, इंडिपेंडेंट है, आजाद है भैया, ठीक है, हम अलग अलग है। फिर इसके बाद यहाँ पे अगली चीज आती है हमारे पास, बिट ऑफ नोटिफिकेशंस। तो अब यहाँ पे हमारे पास अगली चीज आती है, जो यूनाइटरी लेवल होता है वो क्या होता है। देखो, यूनाइटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक ही लेवल होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और इफ बाय एनी चांस अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो वो भी कंट्रोल होगी किसके द्वारा, सेंटर के द्वारा, ठीक है, यानी वो सेंटर की सबऑर्डिनेट होगी। बल्कि जो फेडरलिज्म है उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंटर की सबऑर्डिनेट नहीं होती है, उसके हिसाब से नहीं चलती है, ठीक है। फिर इसके बाद अगली चीज आती है, और टेंशन मत लेना, कुछ इंपॉर्टेंट मिस नहीं होगा, वरुण सर के साथ सब कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद अगली चीज आती है फेडरलिज्म के 7 की फीचर। यानी भाई की फीचर क्या होते हैं कि अगर हम कोई चीज खरीदने जा रहे हैं तो वो बताएगा, देखो देखो इसमें ये बढ़िया चीज है, आप कपड़ा खरीदने जा रहे हो तो वो बताएगा हाँ ये पूरी तरह से वॉशेबल है, लॉन्ग ड्यूरेबल है, ठीक है, गर्मी में जो स्वेट है वो ऑब्जॉर्व कर लेगा और बहुत कंफर्टेबल रहेगा, स्किन पे इरिटेशन नहीं करेगा। तो ये इसके की फीचर्स होते हैं। तो जब हम यार फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, सब पूरा देश चलाना है, तो उसके भी तो कुछ की फीचर्स होंगे। तो हम फेडरलिज्म के की फीचर्स को डिस्कस करते हैं कि भाई फेडरलिज्म के की फीचर्स क्या होते हैं, उसको हम समझते हैं। तो देखो, फेडरलिज्म का पहला की फीचर आता है 2 या 2 से ज्यादा लेवल हमें चाहिए गवर्नमेंट के, कंपल्सन है, ठीक है, ये कंपल्सरी है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है हमारे पास। फिर उसके बाद अगली चीज क्या आती है कि जो फेडरलिज्म होता है, डिफरेंट टायर गवर्न द सेम सिटीजन। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं इसमें, मेरे से बड़े हैं वो नहीं, बाकी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं।
जो डिफरेंट टायर है गवर्नमेंट के, वो सेम सिटीजन को गवर्न करते हैं। यू आर अ सिटीजन, आई एम अ सिटीजन, वी आर गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड बाय लोकल गवर्नमेंट। अगर कोई पर्सन गांव में रहता है तो उस पे पंचायत का भी जो रूल है वो भी चलेगा, जो स्टेट का रूल है वो भी चलेगा और सेंटर का रूल भी चलेगा। तो डिफरेंट पर्सन आर गवर्नड, the same person are governed by different level of the government, ठीक है। बट एक कंडीशन है, जो हर एक टायर है उसका एक ज्यूरिडिक्शन, ज्यूरिडिक्शन मतलब वो किस किस चीज में न्याय कर सकता है, रूल्स बना सकता है, तो ज्यूरिडिक्शन होता है अपना अलग अलग। जैसे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग टैक्स दूंगा, स्टेट गवर्नमेंट को अलग टैक्स दूंगा, और जो लोकल बॉडीज है जो भी टैक्स रहता है, कोई भी जो चीज है वो सारा जो सिस्टम है वो अलग होगा। सेंटर के रूल अलग होंगे, स्टेट के रूल अलग होंगे, सब अपने अपने रूल बनाएंगे और मुझे उसी अकॉर्डिंग चलना रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगली चीज आती है, जो ज्यूरिसडिक्शन होता है हर एक टायर का, वो पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। सवाल आया होगा ना कि ज्यूरिसडिक्शन हमें क्या पता कि सेंटर क्या करेगा, स्टेट क्या करेगा, तो पहले से ही भैया कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी किताब है उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किस मामले में नियम बना सकता है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किस मामले में नियम बना सकता है। फिर इसके बाद अगली चीज आती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके फंडामेंटल प्रोविजंस को यूनिलैटरली चेंज नहीं कर सकते, यानी कि आप उसको अकेले कोई भी एक लेवल, जो फंडामेंटल रूल्स रेगुलेशन है उनको एक लेवल चेंज नहीं कर सकता, उसके लिए सभी लेवल्स का कंसेंट चाहिए होता है। लेवल्स पढ़े होंगे ना आपने, ऑर्गन्स एंड लेवल्स, जो ऑर्गन्स होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और लेवल्स होते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से इंडिया में देखें तो थर्ड टायर जो है हमारा लोकल गवर्नमेंट भी होता है। तो लोकल गवर्नमेंट के नाम बताने हैं, बेसिक्स हैं ये, देखते हैं बता पाते हैं नहीं कि लोकल गवर्नमेंट कौन कौन सी होती है। अर्बन लोकल एंड रूरल लोकल जो होती है वो कौन क्या क्या नाम से जानी जाती है बताना आप। कोर्ट के पास पावर होती है, अगर कोई भी लेवल के बीच में किसी भी तरह की कोई बहस हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो कोर्ट वहां पे क्या कर सकते हैं, इंटरप्ट कर सकते हैं, बीच में दखल अंदाजी कर सकते हैं। कोर्ट के पास पावर है, जो हायर लेवल कोर्ट एम्पायर की तरह काम करते हैं, और इसी के साथ साथ ये इस तरह से अपनी पावर को एक्सरसाइज करने में मदद करते हैं। फिर आता है जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है हर गवर्नमेंट का, यानी स्टेट गवर्नमेंट कैसे कमाएगी, सेंटर कैसे कमाएगी, तो उन सबका सोर्स ऑफ रेवेन्यू फिक्स है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से डिवाइड किया हुआ है। वो होता है ना, जैसे जो अमीर लोग होते हैं या कोई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अच्छी प्रॉपर्टी या बिजनेस होता है, तो अपने बेटों में डिवाइड करके जाता है कि भैया देख तू ऐसे कमा लेना, तू ऐसे कमा लेना, तेरे को ये बिजनेस दिया, तेरे को वो बिजनेस दिया, ठीक है। तो अब उन पे डिपेंड करता है वो कैसे कमाते हैं, है ना। फिर इसके बाद अगली चीज आती है यहाँ पे कि फेडरलिज्म का जो 7th की फीचर है, देखो कितने सिंपल थे, 6 हो गए, एक और रह गया। तो 7th की फीचर आता है कि इसके 2 ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले यूनिटी को सेफ गार्ड करना है, बचाना है, प्रमोट करना है, ठीक है। सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, अंडरलाइन करते चलना साथ साथ, इसलिए एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ आपको मैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है जो यूनिटी है उसको सेफ गार्ड करना, और मतलब एकता को बनाए रखना है हमें, ठीक है। आसपास वाली एकता नहीं, यूनिटी वाली एकता, तो एकता को हमें बनाए रखना है, और इसी के साथ साथ हमें इसको प्रमोट भी करना है, फैलाना भी है कि भाई एकता बनाए रखो। इसी के साथ साथ जो फेडरलिज्म है तो उसके अंदर दूसरा जो हमारा एक मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है डुअल ऑब्जेक्टिव है, तो दूसरा है एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। रीजनल का मतलब होता है जगह के हिसाब से, डाइवर्स यानी अलग अलग होना, तो हर जगह पे जो अलग अलग तरह के लोग रहते हैं उन सबको एक साथ रखना, ठीक है। तो ये रीजनल डाइवर्सिटी का जो मतलब इंपॉर्टेंस है ये हमारे यहाँ पे दी जाती है कि अगर आप फेडरलिज्म चाहते हो तो आप रीजनल डाइवर्सिटी को प्रमोट करो, यानी जो अलग अलग जगह लोग एक साथ, अलग अलग तरह के लोग एक जगह पे रह रहे हैं तो उन सबको एक साथ रखो विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। फिर इसके बाद है तो फेडरलिज्म के अंदर हम म्यूचुअल ट्रस्ट को भी ज्यादा प्रमोट करते हैं, और हम चाहते हैं हम लोग एक साथ मिलजुल के रहें, ऐसा हम लोगों के बीच में एक बैलेंस बन जाए, एक एग्रीमेंट बन जाए, ठीक है। तो ये चीजें हम चाहते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, हाईलाइट थोड़ा सा ये लगता है ज्यादा हो गया, हाँ इट्स ओके, समटाइम इट हैपेंस, ठीक है। हम थोड़ा कलर दूसरा ले लेते हैं हाईलाइट के लिए। इसके बाद अब अगली चीज आती है, जो फेडरलिज्म है वो 2 तरह से लाई जा सकती है, ठीक है। देयर आर 2 वेज टू अप्लाई फेडरलिज्म, ठीक है। तो सबसे जो पहला वे आता है वो आता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, और दूसरा वे आता है हमारा ये रहा नीचे, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। तो भाई होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कैसे काम करती है, कमिंग टुगेदर कैसे काम करती है, हम देखते हैं। तो देखो जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है वो हमें उन स्टेट्स में देखने को मिलेगी जो अलग अलग थे और एक साथ आए हैं, जैसे अमेरिका, अमेरिका के जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम पड़ा है ना ये वाला, तो अमेरिका के जो एक साथ आए हुए देश हैं, स्टेट्स हैं, तो
वो है कमिंग टुगेदर, क्योंकि वो एक साथ आए हैं, वो पहले से ही एक साथ नहीं थे। और जो होल्डिंग टुगेदर होता है उसमें जैसे इंडिया है, हम पहले से ही एक साथ ही थे, ठीक है, भारत का इतिहास पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, तो भारत पहले से ही एक साथ था, तो वी आर अ होल्डिंग टुगेदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये खुद दिमाग लगाओ कि पावरफुल कौन होगा, जो कमिंग टुगेदर है उसमें, क्योंकि स्टेट एक साथ आए हैं, पावर को अपनी दिया है, उन्होंने अपनी सोवर्जिनिटी को वहां पे स्टेक किया है, तो उनमें स्टेट ज्यादा पावरफुल होता है किसमें, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो इस तरह में स्टेट्स पावरफुल होते हैं। जबकि होल्डिंग टुगेदर में पावरफुल हमेशा कौन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर होती है, क्योंकि सबको एक साथ बना के रखना है, तो इसलिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी जाती है। जैसे भाई घर में दादाजी वगैरह कोई होते हैं ना, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट है और उनको सब भाइयों को एक साथ बना के रखना है, ठीक है, भाई एक साथ रहे, तो इसलिए उनके पास पावर ज्यादा होती है, बोल दिया तो फिर वही होगा, ठीक है। इसके बाद अगली चीज आती है होल्डिंग टुगेदर। मैंने आपको जैसे बताया इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखना ये एग्जांपल्स, एग्जांपल नहीं भूलने हैं हमें। तो होल्डिंग टुगेदर जो फॉर्म होती है, इसके अंदर जो सारे स्टेट्स हैं वो एक साथ ही होते हैं और उनके ऊपर एक कॉमन गवर्नमेंट आ जाती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर वो उनको एक साथ बाउंड करके रखती है हमेशा। और इसमें मैंने जैसे आपको बता दिया पावरफुल जो होते हैं वो कौन होते हैं, गेस करो। होल्डिंग टुगेदर के अंदर पावरफुल कौन होते हैं, स्टेट, सेंटर जो है वो ज्यादा पावरफुल होता है एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद आगे हम चलते हैं कि इंडिया को अगर कोई फेडरल कंट्री बनाता है तो वो क्या बनाता है। तो इंडिया में 3 लिस्ट है हमारे पास, ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। और बेसिकली भाई ये लिस्ट जो होती हैं काफी देशों में अप्लाई की जाती हैं, जिससे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करा जा सके, सेंटर क्या काम करेगा, स्टेट क्या काम करेगा, ठीक है, और कोई भी काम ऐसा है जो दोनों को करना है तो वो कौन करेगा, ये सब चीजें यहाँ पे इस लिस्ट में डिस्कस की जाती है। तो सबसे पहले यूनियन लिस्ट, नाम से पता लग रहा है, कोई ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। यूनियन लिस्ट का मतलब होता है वो लिस्ट जिसमें वो सारे नियम लिखे हुए हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाएंगे, जैसे कंट्री का डिफेंस हो गया, बाहर के देश से कोई रिलेशन है, देश में बैंकिंग है पूरे देश में चलेगी, कम्युनिकेशन की बात है, करेंसी की बात है, कोई भी ऐसा मैटर जो पूरे देश के लिए कंसर्न रखता है तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा अधिकार होता है इन नियम बनाने का। फिर आता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो सारे नियम आते हैं जिनमें स्टेट गवर्नमेंट को उन पे कोई भी अधिकार बनाने का, मतलब कोई भी नियम बनाने का अधिकार होता है। तो जैसे पुलिस की बात है, ट्रेड की बात है, एग्रीकल्चर की बात है, क्योंकि खुद इमेजिन करो ना कि अलग अलग स्टेट का एग्रीकल्चर अलग अलग होगा, राजस्थान का एग्रीकल्चर अलग होगा, और जो ईस्ट में बारिश होती है वहां का एग्रीकल्चर अलग होगा, साउथ का एग्रीकल्चर अलग होगा, पंजाब का एग्रीकल्चर अलग है। तो इसलिए हमें यहाँ पे फोकस करने की जरूरत होती है ऐसे नियमों को स्टेट लिस्ट के अंदर जो एक स्टेट से महत्व रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। फिर आता है कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है एक ऐसी लिस्ट जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिलजुल के नियम बनाते हैं, ठीक है, और इसी के साथ साथ दोनों मिलजुल के चलते हैं। यानी कि भाई स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर नियम बनाएंगे। जैसे एजुकेशन है, हमारे राजस्थान में आरबीएसई बोर्ड लगता है और सीबीएसई बोर्ड लगता है, तो सीबीएसई बोर्ड तो पूरे देश में लगेगा और हर स्टेट का अपना एक अलग बोर्ड होता है, ठीक है, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र बोर्ड हो जाएगा, बिहार का बिहार बोर्ड हो जाएगा। तो ये जो बोर्ड्स होते हैं ये स्टेट के द्वारा होते हैं, सीबीएसई जो है वो सेंटर के द्वारा है, हमें पता ही है अच्छे से। तो यहाँ पे हमें ये चीज क्लियरली पता लगती है कि कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर जितने भी नियम है वो दोनों मिलजुल के बनाते हैं। और इसमें अगर मान लो इन केस अगर कभी भी लड़ाई हो जाती है या कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया लॉ ही मान्य होगा, ये चीज कंपल्शन है। यानी वो भैया किंग है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर नियम बनाया है तो वो ही मान्य होगा अगर इन दोनों में कोई बहस वगैरह हो जाती है तो। फिर इसके बाद आता है भाई बहुत सारे नियम ऐसे हैं, जब हमने संविधान बनाया, ये लिस्ट बनाई, तो उस समय वो नियम हम ऐड नहीं कर पाए उसमें, तो ऐड नहीं कर पाए इसलिए अब उनको रेसिड्यू, वो रेसिड्यूरी है, ठीक है। रेसिड्यूरी का मतलब है जो बच जाता है, रेसिड्यू यानी जो बच गया। तो जो ये रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स होते हैं ये ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के समय पे हम ऐड नहीं कर सके या उस समय थे ही नहीं, जैसे क्रिप्टो करेंसी है या साइबर सिक्योरिटी है, ये सब चीजें, और हमने अब उनको ऐड करा है। तो अब उनको एक चौथी बास्केट जिसका नाम है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, उसमें हमने उनको डाल दिया है। और जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया, साइबर क्राइम वगैरह हो गया, ये सारे जो नियम है इसके अंदर हम देखने को मिलते हैं, ठीक है, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में। तो इनको, इन पे जो नियम बना सकता है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो इन पे रूल्स रेगुलेशन बना सके। अगला आता है बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनको स्पेशल स्टेटस दिया जाता है इंडिया के अंदर। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, किसी को कल्चर के कारण, किसी को किसी रीजन के कारण एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। आर्टिकल नंबर 371 के अंडर में याद रखने की चीजें हैं, ये याद रखना भूल मत जाना, ठीक है।
फिर इसके बाद है इंडियंस, जैसे भाई यहाँ पे बहुत जो स्पेशल स्टेटस है उनके अंदर अलग अलग चीजें आती हैं। ये स्पेशल स्टेटस देते क्यों है कि जो आदिवासी हमेशा से वहां पे रहते आ रहे हैं वो जमीन आज उनसे बिलोंग करती है, सरकार उसको क्लेम नहीं कर सकती, इसलिए उनको स्पेशल स्टेटस मिल जाता है कि ये जमीन चलो आप लोगों की ही है, हम इसको कोई क्लेम नहीं करेंगे, सरकार ऐसा बोल देती है। और इसी के साथ हम लोग वहां पे जाके जमीन नहीं खरीद सकते जो लोग वहां के मेंबर नहीं है। ओके, इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद अब अगला हमारा टॉपिक आता है कि इंडिया के अंदर काफी सारी ऐसी यूनिट्स होती हैं जैसे जो हमारे साथ आजादी के समय मर्ज नहीं हो पाई, या फिर वो ऐसी कुछ यूनिट्स होती हैं जो हमें देखने को मिलता है कि बहुत छोटी हैं, ठीक है, या फिर उनके लिए कोई ना कोई अलग से रूल बनाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरी का मतलब नाम से क्लियर हो जाएगा, एक बार में याद रहेगा जिंदगी भर। यूनियन का मतलब हुआ सेंटर, टेरिटरी मतलब जगह, यानी ऐसी जगह जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो इसके लिए जो कंट्रोल है, इसका जो कंट्रोल है डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। यहाँ पे वो चाहे तो जैसे लोकसभा वगैरह बना सकती है, अपने जो विधानसभा वगैरह होती है बना सकते हैं, और चाहे तो ना बनाए, वो उनकी मर्जी होती है, ठीक है, एज पर उनके हिसाब से चलता है। जैसे चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, दिल्ली है, तो अपनी कितनी यूनियन टेरिटरीज और कितने स्टेट्स है कमेंट सेक्शन में लिख दो जल्दी से। और अगर आप किसी यूनियन टेरिटरी में रहते हो तो उसको स्टार आगे लगा के और कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो। चलो इसके बाद आगे देखते हैं। तो ऐसे बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज होती हैं, इनके पास भी कुछ स्पेशल पावर्स वगैरह होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको रूल करती है। फिर इसके बाद अगली चीज आती है कि शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की पावर कैसे शेयर होगी ये पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। पार्लियामेंट कोई भी तरह का जो चेंजेस है वो खुद से नहीं कर सकता, यानी क्या होता है पार्लियामेंट में 1/3 और 2/3 मेजोरिटी चलती है। एक होती है सिंपल मेजोरिटी, एक होती है स्पेशल मेजोरिटी। अगर कोई भी बड़ा नियम पास करना है, इन पावर से रिलेटेड नियम पास करना है, तो 2/3 मेजोरिटी लगती है, यानी हर 3 में से जो 2 जने हैं वो जब तक हाँ नहीं भरेंगे तब तक वो नियम पास नहीं होने वाला है, गारंटीड है, ठीक है। इसको स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी तरह के जो नियम है उसके इम्प्लीमेंटेशन में, और इसी के साथ कोई भी तरह का डिस्प्यूट हो जाए तो वहां पे भी जो जुडिशरी है वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जुडिशरी पावर के डिवीजन को हमेशा कंट्रोल में रखती है कि पावर सही तरह से डिवाइड हो, और इसी के साथ जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट है उनको पावर दी जाती है कि आप लोगों को भाई पैसा चाहिए काम करने के लिए, तो आप टैक्सेस लगा के लोगों से पैसा गेन कर सकते हैं, ठीक है। पैसा हमारा, मजे मजे इनके। फिर इसके बाद अगली चीज आती है, ये आपको मैप देखने को मिल जाएगा यहाँ पे इंडिया का 1947 के समय पे, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी जो भी लिखी हुई है। तो अलग अलग तरह के प्रोविंसेस दिखाए हुए हैं कि कैसे उस समय डिविडेशन था, स्टेट्स तो बहुत बाद में बनना शुरू हुए हैं। चलो फिर ये भी बता दो पहला स्टेट कौन सा बना, कमेंट सेक्शन में लिख दो, जनरल नॉलेज भी साथ में बढ़ाते चलते हैं, मजा आएगा। अगली चीज है व्हाट इज फेडरलिज्म, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होती है। तो फेडरलिज्म भाई अब कैसे प्रैक्टिस होगी, बहुत सिंपल सी चीज है। फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए हम चाहते हैं कि लोग जो एक साथ आए हैं एक्चुअली उन लोगों को फील हो कि हम भी इस देश का बराबर हिस्सा है, तो उनके लिए कुछ कुछ स्पेशल नियम बनाने पड़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशन, यानी जितने भी स्टेट्स बने, ठीक है। एक क्वेश्चन आंसर मैं ही दे देता हूं, सबसे पहला जो स्टेट बना वो था अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, पता कर लेना। तो आंध्र प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश सबसे पहला स्टेट यहाँ पे बना। तो जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स का बता रहा हूँ, लिंग्विस्टिक स्टेट्स यानी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट, राजस्थान राजस्थानी भाषा है हमारी, ठीक है। फिर इसके बाद जो गुजरात है और जो अलग अलग स्टेट्स आप जितने भी देखोगे वो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बने हुए हैं। और लैंग्वेज के बेसिस पे इसलिए ताकि एक लैंग्वेज के लोग भाईचारे से एक साथ रहें और वहां पे किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। फिर इसके बाद हमें अगली चीज देखने को मिलती है, जैसे बहुत सारे स्टेट्स बने, मैंने आपको बताया अलग अलग बाउंड्रीज चेंज होती रही, आज तक चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स में लगातार चेंजेस होते रहते हैं। तो जरा थोड़ा सा बता देना कि अभी रिसेंट सबसे रिसेंट कौन से स्टेट में चेंज किया गया, वो काफी बड़ा चेंज था, तो आप लोगों को मे भी याद हो तो आप उसको जरूर बताना। बहुत सारे स्टेट ऐसे होते हैं जो कल्चर के हिसाब से बनते हैं, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, इनको इनके कल्चरल प्रॉब्लम्स के कारण अलग बनाना पड़ता है, ठीक है। ये सरकार के लिए भी एक तरह का कंपल्शन हो जाता है। फिर इसके बाद अगली चीज आती है कि सेंट्रल, जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, पहले तो भाई बहुत ज्यादा यूं था कि अपने को स्टेट्स बाद में बना देंगे, वो बाद में का काम करते हैं। लेकिन जब विरोध आने लगा था तब उन लोगों ने स्टेट्स बनाना स्टार्ट किए थे, और सबसे पहले विरोध क्योंकि आंध्र प्रदेश से आया था, तो सबसे पहला स्टेट भी आंध्र प्रदेश ही बना था। फिर इसके बाद आती है लैंग्वेज पॉलिसी। भाई लैंग्वेज पॉलिसी क्या है,
पावर शेयरिंग पर है, श्रीलंका में सेनालीज भाषा लागू कर दी, तमिल ने विरोध कर दिया, सिविल वॉर चलती रहे, अपने यहाँ चलिए ऐसी कोई सिविल वॉर मतलब इतने बड़े लेवल पे, ठीक है, जो रीजनल वॉर्स चलती रहती है। तो हिंदी की बात करें तो हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है। अगर कोई भी आपको ये बोलता है तो एकदम ही गलत है, ठीक है। हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये याद रखें। और सिर्फ हिंदी ही नहीं, टोटल हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, और जिनमें से हिंदी एक आती है। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिंदी जो है, हिंदी को छोड़कर हमारी 21 भाषाएं और है जो स्केड्यूल्ड भाषा मानी गई है, तो हिंदी को छोड़कर है बेटा, यानी हिंदी को मिला के टोटल 22 भाषाएं हैं जो हमारी स्केड्यूल्ड भाषा है। स्केड्यूल्ड भाषा नहीं, बकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमारे देश में हम इन भाषाओं को मान्यता देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगली चीज आती है, जो राजस्थानी होंगे वो जानते होंगे कि भाई हमारे राजस्थान में हमारी मारवाड़ी को अभी तक शेड्यूल्ड भाषा का जो दर्जा है वो नहीं मिला है, इसकी लैक ऑफ प्रॉपर जो लिपि है उसके कारण, ठीक है। तो इसके बारे में और भी जो डिटेल्स पता हो कमेंट में आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगली चीज आती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे हमने बताया अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं यहाँ पे, तो हिंदी को 40% लोग बोलते हैं, सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। उसके बाद अलग अलग लैंग्वेजेस अपने लेवल पे आती हैं। अब होता क्या है, हर एक स्टेट अपनी खुद की लैंग्वेज अडॉप्ट करते हैं, यानी जैसे राजस्थान है, राजस्थान में अलग अलग जो तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले, तो देखा जाएगा कौन कौन से भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो कोई भी जो राजस्थान में काम काज है वो उसी भाषा में होना चाहिए, तो इसलिए राजस्थान क्या करेगा, कुछ भाषाओं को एज अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट करेगा, ठीक है, उन 22 भाषाओं में से, ये चीज ध्यान रखना। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी ऑफिशियल 2 भाषाएं, इंग्लिश एंड हिंदी, ये 2 भाषाओं में वो काम करता है। तो इंग्लिश में आता है कोई नोटिफिकेशन या हिंदी में आता है, कभी भी कोई रीजनल लैंग्वेज में अलग से नहीं आएगा। तो और जो स्टेट होते हैं वो अपनी खुद की जो भाषा है वो चुनते हैं कि हमारे यहाँ की ऑफिशियल भाषा कौन कौन सी होगी। तो सर्च करो आपकी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, बहुत सारे टास्क दे रहा हूँ एक ही वीडियो में। सर्च करो आपके जो स्टेट है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है और लिख दो उसको कमेंट सेक्शन में, हमें भी पता लग जाए। फिर इसके बाद अगली चीज आती है कि इंग्लिश कैसे यूज हो रही है हमारे सेंट्रल लेवल पे, हम वो देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो इंग्लिश है वो ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होना 1965 में बंद करनी थी। याद रखना, बंद करनी थी, चालू नहीं करी है। 1965 में यह था कि बंद कर देंगे, इंग्लिश भाषा का यूज नहीं करेंगे। लेकिन फिर जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, जो बाकी 60% लोग हिंदी नहीं बोलते, वहां से विरोध आने लगा कि अगर आप इंग्लिश बंद कर दोगे तो हमें हिंदी सीखनी पड़ेगी, यानी हम भी हिंदी सीखें अपनी भाषा को छोड़ के, क्यों भाई, फोर्स थोड़ी है कोई। तो इसीलिए सरकार ने कहा कि ठीक है, अपने जो इंग्लिश है उसको कंटिन्यू रखेंगे और इंग्लिश को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज अपने यूज करते रहेंगे, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर भी ऐसी मूवमेंट चली थी और काफी जगह ऐसी मूवमेंट हमें साउथ से देखने को मिलती है। फिर इसके बाद हम अगली चीज देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लेना इसको, कि इंग्लिश एंड हिंदी को ऑफिशियल पर्पसेस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्री कर दिया था यूज करने के लिए। फिर इसके बाद अगली चीज आती है सेंटर स्टेट रिलेशन। भाई सेंटर स्टेट रिलेशन क्या होते हैं कि एक फेडरलिज्म में जब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, और अलग अलग रूल्स रेगुलेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो जरूरी एक अच्छा उनका कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो अब जो अलग अलग लीडर्स हैं हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के मतलब सेंटर लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट लेवल के मिनिस्टर होते हैं, रीजनल लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं, ये लोग मिलजुल के काम करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये लोग कोशिश करते हैं कि हमारी जगह को अच्छे से जो पावर है वो मिल सके, जो बराबर अधिकार है वो मिल सके। और इसी के साथ आजकल क्या, पहले क्या होता था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है would often misuse the constitution to dismiss the state government controlled by the rival party। भाई पहले के समय ये चीज हो जाती थी कि अगर मान लो सेंटर में बीजेपी है और स्टेट में अपने कांग्रेस है मान लेते हैं, तो वो कोशिश करेगी बीजेपी की सेंटर को यहाँ से, स्टेट को यहाँ से हटाओ जल्दी से, अपने बीजेपी की सरकार ही आ जाए स्टेट में भी, तो उनकी ये कोशिश बहुत ज्यादा रहती है। इसके बाद 1990 के बाद ये चीजें चेंज होने लगी क्योंकि वो कोलिएशन एरा स्टार्ट हो गया था। तो जी आप 12th में पढ़ोगे अगर आप पॉलिटिक्स लेते हो तो, कोलिएशन का मतलब क्या होता है कि 2 चीजें होती है, एक होता है अलायंस, एक होता है कोलिएशन। अलायंस का मतलब जब जैसे इंडिया अलायंस अभी बना था, तो इंडिया अलायंस उसका नाम बार बार चेंज हुआ था। तो भाई जब है ना, आप मान लो चुनाव से पहले, ठीक है, आप एक ग्रुप बना लेते हो तो वो होता है अलायंस। लेकिन चुनाव होने के बाद जब आप किसी और पार्टी को साथ में लाते हो चुनाव जीतने के लिए, ताकि आपके पास वोट बढ़ जाए और आप जीत जाओ, तो उसको बोलते हैं कोलिएशन। तो जब कोलिएशन हुआ तो जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं वो छोटी छोटी पार्टीज के पास जाने लगी कुछ कुछ सीट्स के लिए, ताकि उनको वो सीट्स का फायदा हो सके, और इससे कोलिएशन के चलते सब लोगों को जो पावर है वो मिली। तो हम फेडरलिज्म में चाहते ही हैं पावर की शेयरिंग, ठीक है। ये सेंटर स्टेट रिलेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और एनसीईआरटी में कार्टून्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं
हमेशा मतलब ये फेवरेट है। जैसे ये पावर ऑफ द स्टेट, सब स्टेट ऐसे लाइन में खड़े हैं, भीख मांग रहे हैं कि प्लीज हमें पावर दे दो, पावर दे दो। इंदिरा गांधी के समय की ये सरकार की बात है, उस समय ज्यादा पावर नहीं मिल रही थी। और इस ये कोलिशन का दौर था, तो कोलिशन के दौर में कि एक राजा है, बीजेपी जैसे बनी हुई है, और इसी के साथ बाकी सारी पार्टी जो है इनके साथ गठबंधन करके बैठे हैं, ठीक है। तो कार्टून में कुछ ना कुछ इस तरह से बढ़िया चीज जो है डिपिक्ट करते रहते हैं। फिर इसके बाद अगली चीज आती है कि ये जो ट्रेंड है काफी समय तक चलता रहा, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने भी ऐसे नियम बनाए जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को आर्बिटरी मैनर में, यानी कि बिल्कुल गलत तरीके से हटा ना सके अपनी पावर से, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा और पावरफुल हो सके और जो फेडरल फॉर्म है वो भी आज अच्छे से काम कर सके। अब देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कि कौन कौन सी भाषा कितने % लोग बोलते हैं, ठीक है। संस्कृत एंड कोई नहीं बोलता, कहीं की लैंग्वेज नहीं है मेन। फिर इसके बाद जैसे हम खुद की मदर टंग क्या है उसकी बात कर रहे हैं, आसामी जितने लोग बोलते हैं, और सबका परसेंटेज दे रखा है कि कौन सी भाषा कितने लोगों के द्वारा बोली जाती है। इसमें देखोगे तो आपको इंग्लिश कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इंग्लिश हमारी ऑफिशियल भाषा नहीं है, सिर्फ उसको सेंट्रल गवर्नमेंट इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल करता है। फिर इसके बाद है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको जल्दी से अपने कवर अप करते हैं, फिर अपना ये जो चैप्टर आप देख रहे हो पूरा हो जाएगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो डिसेंट्रलाइज करना है, पावर को सेंटर से लेके बाकी फॉर्म्स में बांट देना है एकदम अच्छे से। तो वो डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होगा, अपने इसको समझते हैं जल्दी। कि देखो कि जैसे ना जो अलग अलग टायर्स उनमें अपने को पावर को बांटना है, तो पावर को बांटने के लिए अपने को कोशिश यही रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट तक तो अपने आ गए, यूनियन से सेंटर से लेके पावर स्टेट को बांट दी। अब स्टेट से जब पावर को बांटा जाता है तो उसी को डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। याद रखना कि टेकिंग पावर फ्रॉम द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड गिविंग देम टू द लोकल गवर्नमेंट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। इस चीज को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। तो देखते हैं यहाँ पे कि पावर शेयरिंग जो है हमारे लिए, हमें पता है बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पैराग्राफ में ऐसा कुछ खास नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पे मेन ये चीज आती है कि भाई पावर को शेयर करने के लिए एक थर्ड लेवल बनाया गया जिसका नाम रखा गया लोकल गवर्नमेंट। तो जब पावर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से ले ली जाती है तो इसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। भाई सेंटर और स्टेट से लेके लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है तो इसको अपने डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। अंडरलाइन कर लेना, अंडरलाइन बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद अगली चीज आती है, जो अलग अलग तरह के लोग होते हैं उनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं अलग अलग लोकेलिटीज के हिसाब से, तो उसको एक लोकल लेवल गवर्नमेंट ज्यादा अच्छे से टैकल कर सकती है रेदर देन स्टेट गवर्नमेंट। हम राजस्थान में बीकानेर में रहते हैं, हमारी कुछ अलग प्रॉब्लम होगी, जो लोग बाड़मेर वगैरह रहते हैं या गंगानगर रहते हैं उनकी कुछ अलग प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हमें एक लोकल गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। फिर इसके बाद आता है जो डिसेंट्रलाइजेशन है, उसके अंतर्गत काफी कोशिश की गई हमेशा कि डिसेंट्रलाइजेशन को कैसे हम और ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं, कैसे विलेजेस को, पंचायत को और ज्यादा हम पावर दे सकते हैं। तो गांव में पंचायत लगाई गई, ठीक है, और म्यूनिसिपैलिटीज बनाई गई अर्बन एरिया में, जिसको हम नगर निगम, नगर पालिकाएं बोलते हैं। फिर इसके बाद जो इलेक्शंस थे लोकल गवर्नमेंट के वो किए गए, तो ऐसे कई सारे चेंजेस थे। तो सबसे जो ज्यादा बड़े चेंजेस यहाँ पे किए गए वो किए गए 1992 में, यानी लोकल गवर्नमेंट को और पावरफुल बनाने के लिए 1992 में सबसे ज्यादा चेंजेस किए गए। तो 1992 में क्या चेंजेस थे देखते हैं। जैसे सबसे पहले मैंडेटरी कर दिया कि रेगुलर इलेक्शंस करने ही करने, यानी लोकल गवर्नमेंट में अगर आप रेगुलर इलेक्शन, जैसे 5 साल में आज पंचायत वगैरह के इलेक्शन होते हैं तो वो कंपलसरी है। फिर जो सीट्स हैं वो रिजर्व कर दी, जैसे एससीज के लिए, एसटी के लिए, बैकवर्ड ओबीसीज के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व कर दी, ठीक है, बहुत बड़ा स्टेप था ये। और ये सारे चेंजेस 1992 में हुए थे। फिर इसके बाद है एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया। देखो एक तो इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई। तो इलेक्शन के जिस पर भी बहुत एलिगेशंस भी लगे थे कि यार इलेक्शन सही से नहीं करवा रहा और ऐसे वैसे। तो इलेक्शन कमीशन का काम होता है स्टेट, सेंटर के और स्टेट के इलेक्शन कराना, ठीक है। पर एक होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन जो हर एक स्टेट में होता है, और उसका काम होता है स्टेट के जितने भी नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत के चुनाव होते हैं वो करवाना। समझ आ गई बात। सेंटर और स्टेट के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा, लेकिन जो हर स्टेट के अंदर एक खुद का इलेक्शन कमीशन होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसका काम होगा वहां के इलेक्शन करवाना। ये कंपलसरी करा है यहाँ पे। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको अब जरूरी है कि कुछ पावर और कुछ पैसा, पैसा जरूरी है ना इसलिए, तो कुछ पावर और कुछ पैसा जो है वो यहाँ पे शेयर किया जाए किसके साथ, लोकल गवर्नमेंट्स के साथ में, ठीक है। अब इसके बाद आता है जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है उसको हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा था, आंसर आ चुका है।
हर विलेज के अंदर अपने खुद के ग्राम पंचायत होती है, ठीक है, गांव के अंदर। और इसी के साथ साथ ग्राम पंचायत, जो ग्राम सभा जिसको हम बोलते हैं, तो ग्राम सभा क्या होती है, गांव के जितने भी वोट देने वाले यानी 18+ मेंबर हैं, वो सारे ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। और उनको जो हेड करते हैं वो होते हैं पंच, ठीक है। तो जो कुछ मेंबर्स होते हैं 3 से लेकर 7 तक हो सकते हैं, उनको बोला जाता है पंच। और इन पंच में एक प्रेसिडेंट होता है जिसको बोलते हैं सरपंच, ठीक है, सबसे बड़ा हेड। फिर इसके बाद अगली चीज देखते हैं, जितने भी लोग होते हैं गांव के, वो इलेक्शन के थ्रू अपने जो वार्ड का या गांव का पंच है उसको इलेक्ट करते हैं। और इसी के साथ साथ पूरे गांव का ये डिसीजन होता है। जो सारे वोटर्स होते हैं वो ग्राम सभा का मेंबर होते हैं, ठीक है। मतलब जब भी ग्राम सभा बुलाई जाएगी यानी सारे गांव वालों को बुलाया जाएगा। और ग्राम सभा की मीटिंग साल में कम से कम 2 या 3 बार होना कंपलसरी है। और इसी के साथ ये इसलिए करते हैं कि एनुअल बजट अप्रूव कर सकें कि भैया देखो इतना पैसा है, किस किस में लगाना है, क्या क्या जरूरी चीजें हैं, ये सब चीजें डिस्कस की जाती है, गाँव वालों को बताई जाती है। फिर इसके बाद लोकल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि बहुत सारी जो ग्राम पंचायत है वो मिलकर बनाती है पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल। ये छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है ना कि नीचे जो लेवल होते हैं वो ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक समिति, फिर वो जिला परिषद, तो ये वही है और कुछ नहीं है। तो गांव में है तो ग्राम पंचायत है, अगर कई सारी ग्राम पंचायतें मिल गई तो बनाएगी पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल। और इसी के साथ द मेंबर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड द पंचायत मेंबर इन दैट एरिया। जो मान लो 5 गांव से मिलकर एक पंचायत समिति बना दी। अब उन 5 गांव के जो पंच हैं, ठीक है, उन्हीं के कुछ मेंबर्स को इस पंचायत समिति का हेड बना देंगे। समझ गए बात को। फिर इसके बाद अगली चीज आती है, जो सारी पंचायत समिति होती हैं और जो जितने भी हम मंडल या पंचायत समिति ये बोल रहे हैं, जब ये सारे के सारे मिलते हैं तो इनसे बनता है जिला परिषद। यानी सबसे पहले एक गांव ग्राम पंचायत, कई सारी ग्राम पंचायत मिल गई तो ब्लॉक समिति, और उसके बाद सारे के सारे गांव मिल गए एक जिले के। जैसे मैं बीकानेर जिले में रहता हूँ, यानी बीकानेर सिटी में रहता हूँ मैं तो, पर है वो बीकानेर जिले के अंदर ही। तो बीकानेर जिले के जब सारे गांव मिल जाएंगे तो वो बनेगा हमारा जिला परिषद, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का। तो जिला परिषद के जो मेंबर होते हैं वो भी इलेक्टेड होते हैं। और जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के या जो एमएलए वगैरह होते हैं, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह, वो भी इसमें हेड करते हैं, वो भी इसमें मेंबर होते हैं। जो जिला परिषद होता है उसके चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। और इसी के साथ जो जिला परिषद चेयरपर्सन यानी पोस्ट का नाम है, यहाँ पे इसको अपने टैग कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। जिला परिषद चेयरपर्सन कौन होता है? जिला परिषद का हेड होता है। सिंपल सी बात है, लॉजिक। लास्ट पैराग्राफ, जो लोकल गवर्नमेंट है वो अलग अलग एरिया में हमें देखने को मिल जाती है। जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं वो टाउन्स में देखने को मिलती है, और बिग सिटीज में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। बड़ा नाम है तो सिटीज में, छोटा नाम है तो टाउन में, क्योंकि टाउन छोटा होता है सिटी बड़ी होती है। तो म्यूनिसिपैलिटी टाउन में देखने को मिलती है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिग सिटीज में हमें देखने को मिल जाती है। जो म्यूनिसिपैलिटीज और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है ये दोनों ही क्या होती हैं? इलेक्टेड बॉडी होती है। यानी यहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं, बकायदा इलेक्शन से ही चूज किया जाता है मेंबर को। वार्ड मेंबर के चुनाव होते हैं ना, वही है। जो म्यूनिसिपल चेयरपर्सन है वो हेड होता है। जैसे यहाँ पे था ना जिला परिषद चेयरपर्सन, तो वैसे यहाँ पे जो म्यूनिसिपल चेयरपर्सन है वो हेड होता है, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी का। और इसी के साथ जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होता है, ठीक है, उसको अपने बोलते हैं मेयर। ऐसे सुना होगा ना इंग्लिश में मेयर, तो मेयर अब पता लग गया होगा। जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होता है उसको मेयर बोला जाता है, और जो म्यूनिसिपल चेयरपर्सन है वो म्यूनिसिपैलिटी का लीडर होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट्स आए हो तो आप जरूर बताना, ठीक है। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सिंपल में बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें क्लियर करवाने वाला हूँ, क्वेश्चंस ऐसे दूंगा जिससे आपको कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और कमेंट सेक्शन में जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप पूछो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू।